नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लहासा की ओर और इसके लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन इस पाठ के लेखक है। जो इनका यात्रा वृतांत है, इन्होंने नेपाल से तिब्बत जाने की यात्रा की थी, उसका वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। और इनका जो मूल नाम था वो केदार पांडेय था। बच्चों, इनका मूल नाम केदार पांडेय था और इनकी विधा गद्य विधा थी। ये उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, शोध और आलोचनाओं आदि पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इनकी मुख्य कृतियां हैं 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दुनिया को बदलो नहीं, दुनिया से भागो नहीं बदलो, और घुमक्कड़ शास्त्र, दिमागी गुलामी आदि इनकी मुख्य कृतियां हैं। बच्चों, राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर महत्वपूर्ण कार्य किए और साहित्य के अलावा इन्होंने राजनीति, दर्शन, धर्म, इतिहास और विज्ञान आदि विषयों पर 150 कम से कम 150 पुस्तकें यानी 150 पुस्तकें लिखी है। और विभिन्न स्थानों का भौगोलिक वर्णन करने के अतिरिक्त वहाँ की जनजीवन की लेखक ने सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लेखक को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे रूसी, जापानी, चीनी, पाली, प्राकृत आदि कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो इन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया और वहाँ की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय जनजीवन कैसा होता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों कि लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी, नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी। तो रास्ते में उन्हें क्या क्या चीजें, क्या क्या दृश्य दिखाई देते हैं, कौन कौन सी बातें वो जानते हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन ने जब नेपाल जाने का निर्णय लिया, नेपाल की यात्रा करने का निर्णय लिया, तो वो तिब्बत जाने का निर्णय लिया, तो नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत जाने लगे। जब वो तिब्बत जा रहे थे तो उन्हें वो सारी बातें ध्यान में थी कि वो रास्ते में कई गुंडे, डाकू, लुटेरे भी मिलते हैं जो लोगों को मारकर उनसे माल लूट लेते हैं। और उनके पास जो हथियार होते हैं, गैर कानूनी हथियार होते हैं तिब्बती गुंडों के पास में, तो उसका कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं होता है। कानून के पास कोई उसका लेखा जोखा नहीं होता है कि गुंडों के पास हथियार कहाँ से आए। वो जो गुंडे तिब्बत की घाटियों में जो रहते हैं, उन गुंडों को पुलिस पकड़ भी नहीं पाते हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। तो लेखक बताता है कि वो नेपाल से होकर तिब्बत के लिए घाटी वाला रास्ता पकड़ते हैं, जो मेन रास्ता था उस रास्ते से वो जाते हैं। तो उनके साथ में उनका एक दोस्त सुमति भी था, जो वो कहते हैं ना, बौद्ध भिक्षु था। तो उसे उसका नाम कुछ बहुत अटपटा सा था, तो लेखक ने उसके नाम को सुमति नाम दे दिया और उसे सुमति कहकर ही बुलाते थे और सुमति से ही उसको पुकारते थे। लेखक कहता है कि मैं जिस रास्ते से तिब्बत के लिए जा रहा था वो तिब्बत का मेन रास्ता है। तो उस रास्ते में बीच बीच में कई घाटियां हैं और बीच बीच में फौज की चौकियों के घर बने हुए हैं और दुर्ग भी बने हुए हैं। तो आज वो जो फौजियों के जो चौकियां थी, उनके जो घर थे, वहाँ जो बने हुए दुर्ग थे, उनकी दीवारें ढह गई है। तो वहां पर आजकल जो किसान लोग हैं, उन्होंने अपने डेरे जमा लिए थे। लेखक कहता है कि तिब्बत में छुआछूत और भेदभाव नहीं होता है। वहां पर घूंघट प्रथा भी नहीं है, मतलब पर्दा प्रथा भी नहीं है। औरतें किसी से घूंघट नहीं निकालती है, बड़े बुजुर्गों से, आदमियों से, कहीं किसी से भी। और वहां पर अपन जब जाते हैं तो वहां अपरिचित लोग जो होते हैं वो भी हम जैसे अपरिचित है किसी के, हम वहां गए तो हम किसी के घर भी अपने आप जा सकते हैं, मांग कर वहां पर कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जिस रास्ते से होकर लेखक जा रहा था, उस रास्ते में लोग डरते थे, क्योंकि गुंडे उचक के भी होते थे, तो वो भी घरों में घुस जाते थे, लूट मार कर लेते थे। इसलिए लोग वहां पर भिखारियों को और अनजान लोगों को अंदर नहीं आने देते थे। और लेखक का जो दोस्त था, वो दोनों भिखारी की स्थिति में गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम अच्छे बन ठन कर जाएंगे तो लुटेरे हमें मार देंगे, इसलिए वो भिखारी बनकर गए थे। अब लेखक कह रहे हैं कि जब हम वहां गए तो मुझे याद आया कि 5 साल पहले मैं जब इस रास्ते से लौटा था तो वो रास्ता बहुत अलग था, लेकिन अब 5 साल हो गए, अब मैं वापस लौटा हूँ तो ये रास्ता बहुत ही बदल चुका है। वहां पर जाने के लिए बिल्कुल समतल रास्ता था, घाटियां कम कर दी गई थी,
वहां जाने के साधन भी थे, घोड़े भी थे, खच्चर भी थे। तो इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि वहां जाने के बहुत अच्छे अच्छे साधन भी हो गए थे। तो लेखक कह रहा है कि हम वहां गए तो हम बहुत ही भीख मंगे की स्थिति में, भद्र वेश में गए थे बिल्कुल। और वहां हम एक गांव में गए, और गांव में गए तो हम एक गरीब झोपड़ी में रुके। ठीक है। अब लेखक बता रहा है कि वहां जब हम गए तो हमें थोड़ा डांडा थोडला पार करना था। एक जगह का नाम है डांडा थोडला, वहां उसे वो पार करना था। तो डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। जो डांडे की जो जगह है एक डांडी, तो वो जो तिब्बत में है वो बहुत ही खतरे की जगह है। और उस पर वो जमीन से 16-17 मील की ऊंचाई पर है। जो डांडे है वो जमीन से 16-17 मील की ऊंचाई पर है। और ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर आसपास में दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है। और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। और डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह होती है छुपने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर है, 16-17 मील की ऊंचाई पर है। और उस ऊंचाई पर न तो घर है, नहीं आसपास में कोई गांव दिखाई देते, इसलिए डाकुओं के छुपने के लिए वो बहुत अच्छी जगह है। तो डाकू डकैती करते थे और लोगों को मार देते थे, उनके पास जो भी सामान होता था वो चुरा कर ले जाते थे। और डाकुओं के पास जो हथियार होते थे उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ था। वहां की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और वहां के लोग पिस्तौल और जो हथियार होते वो तो अपने पास में लाठी की तरह रखते। जिस तरह से हम लाठी रखते अपने हाथ में, उसी तरह से वहां के लोग तो पिस्तौल और हथियार एनी टाइम अपने पास रखते हैं। तो वहां उन्हें ये पता चला, जब वो जा रहे थे रास्ते में तो उन्हें पता चला कि गांव में पिछले साल इसी रास्ते पर खून हुआ था। तो लेखक को थोड़ा डर लगा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही यहाँ खून हुआ था, तो शायद खून की हमने उतनी परवाह नहीं की। तो लेखक कह रहा है कि हमने इस बात की इतनी परवाह नहीं की कि वहां पर खून हुआ था, क्योंकि हम तो भिखारी की स्थिति में थे, भीखमंगे बनकर गए थे। तो सवाल ही नहीं उठता है इस बात का कि हमें वहां गुंडे मार देंगे। इस तरह से लेखक वहां जा रहा था। तो रास्ते में उन्हें कहीं कहीं डर लगने लगा, लेखक और उनके दोस्त सुमति को। तो उनका दोस्त कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें इस तरह से रास्ते में नहीं। तो जैसे ही वो किसी ऐसे आदमी को देखते कि वो उन्हें लगता था कि डाकू है, गुंडा है, लुटेरा है, उन्हें ऐसा उनको देखकर लगता था, कोई कोई आदमी की शक्ल ही ऐसी थी कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डाकू है या लुटेरा हो सकता है। तो वो अपनी टोपी उतार कर उनसे माफ करो, दया करो, दया करो, इस तरह की दुहाई लगाते थे और वो उन्हें छोड़ देते थे। इस प्रकार लेखक बता रहा है कि बहुत ही कम समय में हम वहां पहुंच गए थे जहां उन्हें जाना था। तो लेखक जब दूसरे दिन डांडा पार करके दूसरे दिन तिब्बत के गांव में पहुंचा, तो वहां उन्होंने देखा कि हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां थी वो उन्हें दिखाई देनी बंद हो गई थी। और वो डांडे के ऊंचे स्थान पर गए थे, वहां पर देवताओं का स्थान था, जहां उन देवताओं के स्थान पर पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों से, झंडियों से झंडियां लगी हुई थी, जिससे वो सजे हुए दिखाई दे रहे थे मंदिर। अब लेखक कह रहा है कि हमें जब चढ़ना था तब हम घोड़ों को लेकर गए, और जब चढ़ाई तो बहुत अच्छे से हो रही थी, लेकिन उतरते वक्त बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उतरते वक्त उन्हें बहुत पैर दर्द हो रहे थे। तो घोड़ा भी, उनका जो घोड़ा था वो बहुत ही सुस्त हो गया था, वो बहुत ही कमजोर पड़ने लग गया था, घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। तो लेखक जैसे ही घोड़े को भगाने की कोशिश करता था तो घोड़ा और ज्यादा कमजोर हो जाता था। अब लेखक कह रहा है कि जैसे ही हम जा रहे थे रास्ते में, तो मेरा दोस्त तो सुमति तो पीछे रह गया, और मैं घोड़े को भगाते भगाते जैसे तैसे करके आगे बढ़ गया। तो आगे दो रास्ते दिखे, तो लेखक ने एक रास्ता चुन लिया और उस रास्ते की तरफ गए। तो आगे जाकर देखा कि वहां पर तो कोई एक गांव है। तो गांव में उन्होंने पूछा कि लंगकोट जाने का रास्ता कौन सा है। तो गांव वालों ने कहा कि ये लंगकोट का रास्ता नहीं, आप जब इस रास्ते में घुसे थे तो एक रास्ता और था, वो दूसरा वाला रास्ता लंगकोट जाने वाला है। तो लेखक वापस पीछे मुड़ वापस आता है। तो जैसे ही लेखक वापस उस रास्ते पर आता है, दोनों रास्तों के कॉर्नर पर आता है, तो देखता है कि उनका जो मित्र था सुमति वो वहीं खड़ा है। तो सुमति बहुत गुस्से में था। तो लेखक ने उसको समझाया कि मैं गलती से वहां चला गया। तो सुमति का गुस्सा भी उतर गया। इस तरह से दोनों जाते हैं। अब सुमति क्या था कि सुमति बौद्ध भिक्षु था, तो वो अपने यजमानों के लिए गंडे लेके आता था। जो यजमान होते थे, हवन यज्ञ करने वाले यजमान, जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए वो गंडे लेके आता था। बच्चों, गंडे वो होते हैं, लाल कलर का एक मंत्र पड़ा हुआ है, धागा या कपड़ा होता है जिसमें बहुत सारी गांठें लगी होती। तो वो गंडे लेके आता था और वो अपने यजमानों को वो गंडे देता था। इस तरह से लेखक कह रहा है कि हम वहां पर उनके यजमानों से मिले, वहां पर कुछ समय हम लोगों ने बिताया, और इस तरह से हमने वहां के
आसपास के इलाकों का बहुत अच्छे से भ्रमण किया, बहुत ही अच्छा मजा आया, आनंद लगा, आनंद महसूस हुआ, आनंद आने लगा। अब लेखक कहता है कि जब हम वहाँ गए, आगे थोड़ा आगे गए, तो वहाँ पर बहुत सारी मतलब लेखक बता रहा है कि जैसे ही हम लेखक बता रहा है कि जैसे ही हम लंगकोर गए तो लंगकोर में यजमानों के जो कोठियां बनी हुई थी वहां पर बुद्ध वचन की अनुवाद की हाथ से लिखी हुई बहुत सारी किताबें थी। कम से कम किताबें 100 से ऊपर यानी 103 या 105 तक वो किताबें थी। तो लेखक को किताबें पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो लेखक उन किताबों में ही खो गया कि मतलब उनको ये लग रहा था कि मैं हर एक किताब को अच्छे से पढ़ लूं। और एक किताब 15-15 शेर की, यानी एक एक किताब का वजन 15-15 किलो तक का था। तो लेखक को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि वो सोच रहा था कि मैं अब पुस्तकों के भीतर पहुंच गया हूँ और मैं पुस्तकों में और पुस्तकें मेरे ऊपर हो चुकी है, इस तरह से उसको महसूस हो रहा था। तो लेखक बता रहा है कि सुमति को अपने यजमानों के साथ जाना था, तो उसने मेरे से आज्ञा ली कि मैं अपने यजमानों के साथ जाना चाहता हूँ। तो सुमति अपने यजमानों के साथ चला गया और लेखक भी वहां से अपने गाँव के लिए वापस रवाना हो गए। तो लेखक दूसरे ही दिन दोपहर में वापस जल्दी ही अपने गाँव पहुंच गया था। बच्चों, ये लेखक की जो यात्रा वृतांत है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।